Hi guys, welcome back on Angler Zone and we are here with a new video related to UP LT grade English previous year paper जो कि आपका 29 जुलाई 2018 में ये पेपर हो चुका है, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। और ये हमारा इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड पार्ट सेकंड है। वीडियो का लिंक आप सभी को मिल गया होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और एज यूजुअल आप अपना पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एलटी ग्रेड इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने वीडियो में जो आने वाले वीडियोस होंगे वो एलटी ग्रेड से रिलेटेड होंगे और उसमें हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, ये हमारा 29 जुलाई 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। In which poem does the title of Achavi's novel Things Fall Apart occur? आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है किस पोयम में द टाइटल ऑफ चिनुआ अचावीज नॉवेल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट इस किस पोयम में अपीयर होता है, इसका आंसर आपको देना है। एंड वी हैव द हियर आंसर इज, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए है यूलिसिस, ऑप्शन बी है डॉवर बीच, ऑप्शन सी वॉन्ट्स एंड ऑप्शन डी वी हैव द सेकंड कमिंग। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, आप सभी को पता होगा चिनुआ अचावी का जो नॉवेल था थिंग्स फॉल अपार्ट, इसी से रिलेटेड एक पोयम में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है थिंग्स फॉल अपार्ट में। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट किस पोयम में मिलती है, किस पोयम में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसका आंसर देना है आप सभी को। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, द सेकंड कमिंग। W.B. Yeats का ये इंपॉर्टेंट वर्क है सेकंड कमिंग। और क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है हमारा और ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 2 वी हैव हियर, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। ये आपको करना है एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस आपको बताना है। सेंटेंस जो है आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, ये हमारा सेंटेंस रहा, ठीक है। और ऑप्शंस दे देती हूँ, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। ऑप्शन 1 ए है, आई वुड लाइक दैट ही मे बी असिस्टेड। ऑप्शन बी है, आई वुड विश दैट ही शुड असिस्ट हिम। ऑप्शन सी है, आई वुड विश ही शुड असिस्टेड, ही शुड बी असिस्टेड। एंड ऑप्शन डी है, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। ये तो आपको एक्टिव वॉइस बताना है इस पैसिव वॉइस का, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड विश दैट यू शुड असिस्ट हिम, ये रहा एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड का। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ गेम ऑफ चेस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए। A game of chess, the second section is in the wasteland, is also title of the play which T.S. Eliot refers in his notes. The play was written by whom? किसने लिखा हुआ है A Game of Chess? ये एक प्ले का भी नाम है, ठीक है। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेस्टलैंड 5 सेक्शन में डिवाइडेड था, आप सभी जानते हो। और ये हमारा जो है A Game of Chess, ये एक सेक्शन है वेस्टलैंड का जो कि डिवाइडेड था 5 सेक्शंस में से। तो आपको बताना है कि ये प्ले, अगर इस प्ले की बात हो रही है, इसी टाइटल से एक प्ले लिखा गया है, वो प्ले किसने लिखा हुआ है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है मॉर्लो, ऑप्शन सी थॉमस किड, ऑप्शन डी है थॉमस मिडलटन। और जो करेक्ट आंसर है, अ गेम ऑफ चेस इज अ प्ले दैट वाज रिटन बाय थॉमस मिडलटन एंड अ गेम ऑफ चेस इज अ सेक्शन that is you will get in the poem W.B. Wasteland by the T.S. Eliot. Okay, T.S. Eliot के पोएम द वेस्टलैंड में सेक्शन का नेम है जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट अ गेम ऑफ चेस है। और अ गेम ऑफ चेस एक नॉवेल है, एक वर्क प्ले है जिसको थॉमस मिडलटन ने लिखा हुआ है, सेम इसी टाइटल से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से फिर से आपका क्वेश्चन जो है ये आपका वेस्टलैंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। विच उपनिषद डज टी.एस. एलियट अलॉट टू इन हिम मोनुमेंटल वर्क द वेस्टलैंड? द वेस्टलैंड में किस उपनिषद के बारे में टी.एस. एलियट ने अलॉट किया हुआ है, मीन्स अपने वर्क में मेंशन किया हुआ है, आपको उसका आंसर देना है। द वेस्टलैंड जो वर्क है 1922 में ये पब्लिश हुआ है।
सो वी हैव द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि कौन से उपनिषद के बारे में टी.एस. इलियट ने अपने पोयम द वेस्टलैंड में अलॉट किया हुआ है अपने मोन्यूमेंटल वर्क में, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसका नेम है, जिस उपनिषद के बारे में बात की है वो है हमारा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक इज द उपनिषद जिसके बारे में टी.एस. इलियट ने अपने वर्क एक पोएम द वेस्टलैंड मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन ये पोएम है, इसके बारे में बात की हुई है। नंबर 6 वी हैव, फिर से वेस्टलैंड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद अ और एन। किस लाइन से या किस लैंग्वेज से जो वेस्टलैंड पोएम है टी.एस. इलियट की वो हमारी एंड होती है, या आपका कंक्लूजन का जो लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है वेस्टलैंड की, उसका बताना है किस लैंग्वेज में वो लिखी गई है, किस लैंग्वेज से वो होती है। इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत और जर्मन। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत का जो वर्ड है शांति शांति शांति, इसी वर्ड से इस पोएम का कंक्लूजन होता है। कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड इज शांति शांति शांति। दैट्स व्हाई जो लैंग्वेज है द कंक्लूड्स विद द संस्कृत लैंग्वेज। नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इमेजिज्म एज एन लिटरेरी मोमेंट इज एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएट करता है जो इमेजिज्म है, लिटरेरी मोमेंट है, वो हमारा टी.एस. इलियट से बिलोंग करता है, एसोसिएट करता है। डी.एच. लॉरेंस, ई.ई. कमिंस या आपका है टी.ई. हम। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, इमेजिज्म की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड विद दी टी.ई. हम। दिस इज द लिटरेरी मोमेंट। इमेजिज्म की बात करें इसमें एजरा पाउंड इज ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएट मेंबर ऑफ दिस लिटरेरी मोमेंट, जिसकी जो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। और इन ऑप्शंस में से आपको टी हम जो है वो करेक्ट आंसर है, उन्होंने वो एसोसिएट है इस तरीके के लिटरेरी मोमेंट्स में। नंबर 7 वी हैव हियर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको बताना है कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके जुलाई 2018 के पेपर एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। यूपी एलटी ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबको इंक्लूड भी कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, somebody had cleaned my shoe and brushed my suit। आपको इसका आंसर देना है कि ये किस में है, पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए है my shoe were cleaned and my suit brushed। ऑप्शन बी my shoes are cleaned and my suit brushed by somebody। my shoe have been cleaned and my suit brushed by somebody। ऑप्शन डी है my shoe has been cleaned and my suit brushed। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी इसके आंसर की तरफ चलिए और जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए यहाँ पे। तो जो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। माई शू हैड बीन क्लीन एंड माई शू ब्रश्ड। ओके, माई सूट ब्रश्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नंबर 8 है स्क्रीन पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक लिटरेरी फिगर है वो क्या थे, अ ब्रिटिश पोएट सेटल्ड इन अमेरिका, a British and American poet settled in England, and a Canadian poet settled in America, and American poet settled in New England। तो जो करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम अमेरिकन पोएट के रूप में रिगार्ड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपको बड़े मॉडरेट टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे और वो कहाँ सेटल डाउन हुए थे। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्टैनली वेबर इन दी बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी वन टाइम। बर्थडे पार्टी ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, हेरोल्ड पिंटर का ये वर्क है। तो आपको बताना है कि जो स्टैनली वेबर थे वो प्रिटेंड करते थे, टाइम पे क्या हुआ करते थे, वो प्रिटेंड क्या चीज करते थे, फ्लूट प्लेयर थे,
गिटारिस्ट को प्रिटेंड करते थे, ड्रमर एज अ प्रिटेंड करते थे, या पियानिस्ट? तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गिटारिस्ट। देखिए आपका यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी मूवमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बट जो इंपॉर्टेंट आपके वर्क्स दिए गए हैं यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा हेरोल्ड पिंटर के इंपॉर्टेंट वर्क द बर्थडे पार्टी से रिलेट करता हुआ यह क्वेश्चन है, जो कि उनके एक कैरेक्टर से रिलेट करता हुआ है और उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या हुआ करते थे एक टाइम पे, क्या प्रिटेंड किया करते थे। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गिटारिस्ट। नंबर 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर ह्यूमर इन बेन जॉनसन्स टाइम वर। द फोर ह्यूमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर ह्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपने अगर यूपी पीजीटी का दिया होगा तो आपको वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिला होगा। तो आपको बताना है बेन जॉनसन के टाइम पे फोर ह्यूमर्स क्या हुआ करते थे। उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है लव, हेट, लाफ्टर एंड सॉरो। ऑप्शन बी कॉलर, येलो बाइल, मेलॉन्कली या ब्लैक बाइल। ऑप्शन सी है टीयर, ब्लड, बाइल, साल्विया। ऑप्शन डी है ब्लड, पेलगम, एलियोबाइल एंड ब्लैक बाइल। और जो करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शन बी एंड सी डी में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ब्लड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फोर ह्यूमर ऑफ अ बेन जॉनसन टाइम, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ब्लड, पेलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले में शेक्सपियर के सेल्फ लव का जो सिक कौन है आपको बताना है इसका आंसर। मॉलवोलियो, सर टॉबी बेलेंच, सर एंड्रयू एजुचिक या ओलिविया। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मालविलियो इज द सीक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट रोमांटिक कॉमिक प्ले है ये शेक्सपियर का, जो कि स्टार्ट होती है, इसका सब टाइटल अगर बात करें तो व्हाट यू विल इज द सब टाइटल, और व्हाट यू विल इसका जो सब टाइटल है व्हाट यू विल। ओके, दिस इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसा मैंने बताया रोमांटिक कॉमिक प्ले है ये विलियम शेक्सपियर का। नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। द स्लीप वॉकिंग सीन की बात हो रही है यहाँ पे, किस प्ले में अकर होता है या किस प्ले में स्लीप वॉकिंग प्ले का डिस्क्रिप्शन मिलता है। किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो या मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैकबेथ प्ले में स्लीप वॉकिंग सीन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और ये लेडी मैकबेथ से रिलेटेड है। ठीक है, स्लीप वॉकिंग जो सीन है वो हमारा लेडी मैकबेथ से रिलेट करता हुआ है। नंबर 13 की तरफ चलते हैं। This is the question number 13 of the video. Where does the third act in the Arms and the Man take place? Arms and the Man, this is the work of G.B. Shaw. G.B. Shaw का important ये play है। आपको बताना है कि जो थर्ड एक्ट है इस प्ले में वो किस जगह पे होता है या किस जगह पे उसकी सेटिंग रखी गई है। लाइब्रेरी, ऑप्शन बी गार्डन, ऑप्शन सी आर्मी कैंप या ऑप्शन डी बैटलफील्ड। और करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आप सभी इसके आंसर को जल्दी से दे दीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए वी हैव द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मींस द थर्ड एक्ट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन बाय G.B. शॉ टेक्स प्लेस एट लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी में होता है। नंबर 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 14। मैं एक बार आपको मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इट इज अ वेरी प्लीजेंट वेक यहाँ लिखा हुआ है अप, एंड हियर है द रेन, फिर बीट है ऑन दी विंडोज। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन से फॉर्म में ये जो ब्रैकेट में आपके वर्ब्स हैं वो कौन से फॉर्म में होंगे जो करेक्टली एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है आप सभी इसका बता दीजिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने अवेलेबल हैं। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज वेरी प्लीजेंट टू वेक अप। ठीक है, टू वेक होना चाहिए यहाँ पे।
तो वेक अप एंड हियर द रेन बीटिंग होना चाहिए, बीटिंग ऑन द विंडो. इट इज very pleasant to wake up and hear the rain beating on the windows is the correct form of the sentence, जो कि वर्ब फॉर्म इसका जो है एक करेक्ट सीक्वेंस, एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस में. नंबर 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज ऑफ शेक्सपियर की किस चीज को रिटेल कर रहा है? ड्राइडेन का ऑल फॉर लव जो वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो शेक्सपियर के किस वर्क से ज्यादा इमिटेशन है उसका, या आप करो इन्फ्लुएंस्ड है और रिटेलिंग कर रहा है शेक्सपियर के वर्क का? ऑप्शन ए है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी मैकबेथ, या ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट. और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज द प्ले विच इज related to the Dryden's All for Love. It is retelling the Shakespeare's work Antonio and Cleopatra. The Dryden's All for Love is that. Number 16 question है स्क्रीन पे. Dryden's All for Love is written in किस फॉर्म में लिखा गया है Dryden का All for Love? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम या हेरोइक कपलेट? और करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस. देखिए तो ऑप्शन बी पे हम टिक कर लेते हैं, ब्लैंक वर्ड्स. ड्राइडेन का ऑल फॉर लव इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर 17 नंबर क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. अब देखिए 4 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो हमारा है, आपको इसमें से बताना है कि इसका जो वो है क्या है, कि किस कौन सा सेंटेंस इसमें जो है वो करेक्ट फॉर्म में है. सी एंटर इनटू अ रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. ऑप्शन बी she entered in the room without knocking at the door. Option C, she entered the room without knocking on the door. Option D, she entered into the room without knocking on the door. देखिए आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि entered के बाद into का यूज नहीं होता है, ठीक है. That's why ऑप्शन A एंड ऑप्शन D आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. अब देखिए ऑप्शन बी एंड सी में करेक्ट आंसर को ढूंढना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा. She entered in the room without knocking at the door. She entered on in the room without knocking on the door. At the door या on the door कौन सा इसमें करेक्ट होगा? आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए. और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. She entered the room without knocking on the door. ओके, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है इन चारों ऑप्शंस में से. नंबर 18 की तरफ चलते हैं. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. एंड आई होप आप सभी देख रहे होंगे. इस क्वेश्चन को मैच करना है, मैच लिस्ट को मैच करना है 1 एंड लिस्ट बी को. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. आपको ये कोड दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट यहाँ पे है, कौन सा मैच कर रहा है एक दूसरे से. ऑप्शन ए है डिफ्यूज, ठीक है, ये यहाँ पे इफ्यूज की बात हो रही है. तो इसके सामने जो है स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटिमेंट्स मेड इन दी सेम सेंटेंस. अब आपको बताना है कि एफ्यूज्म जो है वो 1 2 3 में से किससे मैच ऑन कर रहा है. ठीक है, तो एंटीथेसिस की बात कर लेते हैं, फिर एपिग्राफ, फिर हाइपरबोली. और इसका जो करेक्ट मैं सेंटेंस आपको लिए लगाती हूँ, आप जल्दी से इसको टिक करिएगा. देखिए यहाँ से पढ़िएगा. ऑप्शन बी, description of a disagreeable things by an agreeable name. A statement that is made emphatic of overstatement. ये हमारा हाइपरबोली से करेक्ट हो रहा है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे करेक्ट जाएगा. एपिग्राफ की बात करते हैं, ये हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो ऑप्शन 1 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंटीथेसिस की बात हो रही है. स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस. और एंड इफ्यूज्म की बात करें तो ये हमारा जो होगा इफ्यूज्म. एपिग्राफ जो है वो हमारा 4 आएगा और इफ्यूज्म जो हमारा है वो 2 आएगा. ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा. तो जो करेक्ट जो कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए को इफ्यूज को जो कर रहा है वो 2 कर रहा है. तो ऑप्शन 2 1 4 एंड 3 का सीक्वेंस हमारा करेक्ट होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, इफ्यूज्म को ऑप्शन 2 में हम
कर रहे हैं, मिला रहे हैं इसको। एंटीथेसिस ऑप्शन 1 पे जा रहा है, एपिग्राफ जो है ऑप्शन 4 पे जा रहा है, एंड हाइपरबोली जो है ऑप्शन 3 पे जा रहा है। दैट्स वाई हमारा जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। This is the question number 19 we have on this. This is the question number 19 we have on the screen. Who has described Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? Important question, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, and ये है मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। फिर से आपको बताना है वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। ये बेकन के बारे में किसने डिस्क्राइब किया हुआ है? मैकॉले, अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन डी हू वॉल्कर। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेट बाय अलेक्जेंडर पोप इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20 क्वेश्चन जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। हु इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्प्रेस्ड मेडिटेशन? डिस्प्रेस्ड मेडिटेशन किसने अपने एसेज को बोला है, एसेज के बारे में बात की है, उस एसेज का नेम आपको बताना है। ऑप्शन ए है एजी गार्डनर, ऑप्शन बी बर्टन रसल, ऑप्शन सी जोसेफ एंड्रयू, या आपका है यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन। तो करेक्ट जो आंसर है उसकी हम बात कर लेते हैं। उस एसेज का नेम बताना है, डिस्प्रेस मेडिटेशन जिसने अपने एसेज के बारे में बोला है। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी, फ्रांसिस बेकन हैड सेड दिस अबाउट हिज ओन एसेज। एंड नंबर 21 वी हैव हु रोट अंडर द pseudonym अल्फा ऑफ द प्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है एक तरीके का आपका, और इन तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा कि और गलत करके मत आइएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होता है आपका नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है। तो आपको बताना है pseudonym अल्फा ऑफ द प्लो किसे बोला जाता है, किसने अपने नेम को अंडर द अपने वर्क्स को अंडर द पेन नेम अंडर द pseudonym अल्फा ऑफ द प्लो के नेम से लिखा करते थे? चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन, आरएल स्टीवेंसन या एजी गार्डनर। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा है, एजी गार्डनर इज द राइट आंसर। नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द वर्ड एलिया एसोसिएटेड विद, फिर से एक इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे। आपको बताना है एलिया जो है वो किससे एसोसिएट करता है? थॉमस डी क्वेंची, विलियम हैजली, चार्ल्स लैम्ब या फ्रांसिस बेकन। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, वी हैव चार्ल्स लैम्ब was associated with this name, with this word एलिया। और अपने एसेज को वो चार्ल्स लैम्ब जो थे वो ऐसे एलिया के नेम से ही लिखा करते थे, उसमें इनका नेम हुआ करता था। एंड नंबर 23 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लिंचियन? द लिंचियन एक शॉर्ट स्टोरी वर्क है, कितने मनी को में की बात करता है वो? व्हेन द स्टोरी ओपन, जब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है शॉर्ट स्टोरी द लिंचियन की, तो हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कितनी मनी उसके पास थी उसकी वो बात कर रहा है विद द ओपनिंग ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। 60 फ्रैंक, ऑप्शन बी है 80 फ्रैंक्स, ऑप्शन सी 70 फ्रैंक्स या ऑप्शन टी है 90 फ्रैंक्स। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। एट दैट टाइम द नरेटर हैड 80 फ्रैंक्स व्हेन द लिंचियन द short story opens. Luncheon, okay? And here we have the question number 24. Who is credited for pioneering the historical novel? Historical novel जो है वो pioneer करने का क्रेडिट किसको जाता है? आपको बताना है उसको। लॉरेंस टर्न, जेन ऑस्टिन, वॉल्टर स्कॉट या हेनरी फील्डिंग। और आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन सी वी हैव द करेक्ट आंसर। वॉल्टर स्कॉट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल। ओके, नंबर 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। द फ्रेज 2 inches ऑफ आइवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, आपको इसका आंसर बताना है। यूज फॉर द प्लॉट्स ऑफ, किसके प्लॉट के लिए जो नॉवेल्स लिखा करते थे, तो किसके प्लॉट के लिए इस 2 inches ऑफ आइवरी का यूज हुआ करता था, इस फ्रेज का अब यूज करते थे? थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी डी है। जेन ऑस्टिन had used this kind of phrase for her plots, the 2 inches of ivory. Number 26 question है, who is Pip's tutor in London in Dickens' Great Expectation? Great Expectation इस नॉवेल में पिप का जो ट्यूटर लंदन में वो कौन होता है, जो चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट नॉवेल है?
Harold Pocket, Walter Pocket, Herbert Pocket या Matthew Pocket? And the correct answer we have here option D, that is Matthew Pocket. Number 27 question, Fielding's Joseph Andrews Parodies. पैरोडीज किसकी है? जोसेफ एंड्रयूज जो है, जोसेफ ये आपका है हेनरी फील्डिंग का वर्क है, नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज। आपको बताना है ये किसका पैरोडी वर्क है, गुलिवर्स ट्रेवल का, टेस्ट का, पैमेला या ओलिवर ट्विस्ट? और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, दैट इज ऑप्शन सी, पैमेला, जो कि रिचर्डसन का वर्क है, ठीक है। एंड दिस इज दी जोसेफ एंड्रयूज इज द पैरोडी ऑफ दिस वर्क ऑफ रिचर्डसन। नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हैप्पीनेस, ये स्क्रीन पर रहा, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, द एवे स्टेटमेंट अकर्स इन, किस में होता है? यहाँ पे पेन यहाँ पे हो रहा है, जनरल ड्रामा ऑफ पेन यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किस में अकर होता है, किस वर्क में आपको मिलता है? जोसेफ एंड्रयूज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मेयर ऑफ द कैशब्रिज या एनिमल फार्म? और ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, द मेयर ऑफ कैशब्रिज, थॉमस हार्डी का ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है। नॉवेल में आपको इस इंपॉर्टेंट लाइन, द happiness is but an occasional episode in the journal drama of pain occurs. Number 29 question we have on the screen, whom did Henchard arrange to hire his business manager before meeting Farfar in the mayor of the Casterbridge? mayor of the Casterbridge syllabus में आपके included है और इससे related बहुत ही important questions आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि किसको हैंचर्ड ने अरेंज किया था टू हायर हिज बिजनेस मैनेजर, whom did Henchard arrange to hire his business manager before meeting for prayer? और उसका नेम बताना है। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कॉनी, ऑप्शन बी सोलोमन लॉन्गवेज, ऑप्शन सी नैंस मॉक्रिज, ऑप्शन डी जोशुआ जॉब। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव 29, दैट इज जोशुआ जॉब इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30 वी हैव मिसेस डैलोवे describes the events of, मिसेस डैलोवे इंपॉर्टेंट नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ का। जो फर्स्ट टाइम इस पेपर को देंगे या फर्स्ट टाइम अपियर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का ये एग्जाम, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ के कि मिसेस डैलोवे जो इनका नॉवेल है उसमें जो पूरा प्लॉटिंग है, पूरा सेटिंग है या पूरी स्टोरी है, डिस्क्राइब्स द इवेंट ऑफ, जो मिसेस डैलोवे की लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो कितने दिन की इनकी लाइफ की स्टोरी को उसमें दर्शाया गया है इस नॉवेल में? 4 days, 2 days, 1 day या 3 days? और द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज 1 day. The 1 day story, 1 day incident of event of the Mrs. Dalloway life was described, was mentioned here, narrated by the great novelist Virginia Woolf in this work, in this novel that is called Mrs. Dalloway. So friends, here we had discussed the important 30 questions related to previous year paper of UPLT English paper, and I hope you liked the video. Please give a like button, hit a like button, and also share this video in your friend circle and social media platforms, and stay connected for next video.